में खेलने में सारी गर्मी उड़न छू हो गई, वरना पहले तो इतनी कम आसान गर्मी में घर से बाहर कदम रखने का मन नहीं करता था। और नहीं तो क्या, कितना अच्छा लग रहा है ना। एक काम करती हूँ, मैं नींबू पानी बनाकर ले आती हूँ, फिर जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो हीरोइन जूस पीते हुए पानी में मस्ती करती है, हम भी ऐसा ही करेंगे। अरे सुनीता बहू, इन मिट्टी के बर्तन में तो कितनी जल्दी अच्छे से दही जम जाती है, और तुम लोगों का ये जुगाड़ जमीन खोद कर उसके अंदर बर्तन रखने का, देखो सारा खाना बिल्कुल सही है, कुछ भी खराब नहीं हुआ। माँ जी, हमने जुगाड़ ही इस तरह के लगाए हैं कि जिससे हम गर्मी से राहत पा सके। चलो, सारी छत अच्छे से भीग गई है, अब रात में ठंडक होगी पूरे घर के अंदर। घमासान गर्मी से बचने के लिए जहां लोगों ने अपने घरों में एसी कूलर चलाकर 24 घंटे घर में बैठते, कभी लस्सी पीते तो कभी ठंडी ड्रिंक पीते, वहीं इन सब के बीच इन पांचों बहू ने अपने घर में गर्मी से बचने के लिए ऐसे कई तरह के जुगाड़ करके रखे थे। तो आइए इस कहानी में हम इन सभी जुगाड़ों को जानते हैं। क्या पता आने वाले समय में ये जुगाड़ हमारे भी कुछ काम आ जाए। आखिरकार ठंड का मौसम खत्म हुआ और गर्मी का शुरू। हमारे गांव में तो साल भर ठंडा ही मौसम रहता था। यहाँ का मौसम कैसा है? ठंड तो यहाँ काफी कड़ाके की पड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती होगी। तो ज्यादा गर्मी की बात कर रही है? इस गांव में मैं मई जून अप्रैल का महीना ऐसा गुजरता है जैसे मानो सूर्य देवता खुद इस गांव में आकर बैठ गए हो। बड़ी भयंकर गर्मी पड़ती है। पिछले साल तो पूछो ही मत, ऐसा लगा था कि पिछले साल की गर्मी हम सबकी आखिरी गर्मी होगी। अभी तो मौसम ठीक ही है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हाल होता है गर्मी से हमारा। मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते ही गुजरे थे और इन पांचों बहू के गांव में काफी भयंकर गर्मी पड़ जाती है। गर्मी से हर किसी का हाल बेहाल था। अमीर लोगों ने तो अपने घरों में गर्मी से बचने के लिए एसी कूलर लगवा लिए थे, लेकिन गरीब लोग तो बस जैसे तैसे करके इस गर्मी को बर्दाश्त कर रहे थे। अरे जरा देखना, मैंने कल रात को लस्सी के लिए दही जमने के लिए डाली थी, सारी की सारी दही फट गई। ये दूसरी बार हुआ कि सारी दही फट गई। कितना नुकसान हो गया हमारा। अरे तुम दही की बात करियो, कल रात को जो मैंने सब्जी बनाई थी ना, सुबह होने तक सारी सड़ गई। इतनी गंदी बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि सब्जी कल रात नहीं बल्कि कई हफ्तों पहले बनाई हो। शुरुआत की गर्मी में ये हाल हो रहा है हमारा, न जाने आने वाले महीने में क्या ही होगा। दिन तो दिन, रात में भी गर्मी में सुकून नहीं है। एक काम करते हैं, बाजार जाकर मिट्टी के मटके ले आते हैं, उसमें पानी काफी ठंडा रहता है। कम से कम गर्मी में ठंडा पानी तो पीने को नसीब हो। सभी बहुएं शाम होने तक का इंतजार करती हैं और जैसे ही शाम होती है तो सभी मटके लेने के लिए कुम्हार की दुकान पर आती हैं, जहां वो मिट्टी के बर्तन, मटके और बोतल के दाम सुनकर हैरान हो जाती हैं। कुछ सालों पहले तक मिट्टी के मटके 70 रुपए में आ जाते थे, लेकिन अब देखो 400 रुपए का एक मटका है। और जरा ये मिट्टी की बोतल तो देखो, बाप रे बाप, 500 रुपए की है। ये गर्मी ही तो होती है इन लोगों के पास अपना सामान बेचने के लिए। गर्मी में तो लोग मिट्टी के बने हुए बर्तन मटके सब लेते ही हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। छोड़ो, लगता है अब गर्म पानी पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अगर हम लोग चाहें तो मिट्टी के बर्तन मटके घर में भी बना सकते हैं। लेकिन कैसे? हमें तो मिट्टी के बर्तन बनाने आते ही नहीं है। क्या तुम्हें आता है? शादी से पहले जब मैं अपने मायके में रहती थी तो हमारे पड़ोस में एक कुम्हार का परिवार था। वो लोग रोज मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उन्हें देखकर मैंने भी थोड़े बहुत बर्तन बनाने सीख लिए थे। एक बार कोशिश करके देखती हूँ, क्या पता बन जाए। शालू मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए ढेर सारी मिट्टी लाती है और उसमें पानी मिलाकर मिट्टी के कुछ मटके, बर्तन और बोतल बना लेती है और उसके सूखने तक इंतजार करती है। सूखने के बाद जब शालू उनमें पानी रखती है तो कुछ घंटे में वो पानी बर्फ जितना ठंडा हो जाता है। तुमने तो कमाल कर दिया, पानी तो बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। अब तो बाहर से बर्फ लाने की भी कोई जरूरत नहीं है। पैसे भी बच गया और गर्मी से भी थोड़ा बहुत छुटकारा मिला। कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिट्टी के बर्तन मटके बनाकर इन सभी बहुओं के गले को तो राहत मिल चुकी थी, लेकिन बढ़ती गर्मी से घर में सबका बुरा हाल था। पूरा दिन इनका घर किसी भट्टी की तरह भभकता। अब तो मेरा घर में रहने का भी मन नहीं करता, लेकिन बाहर भी तो जा नहीं सकते ना। अगर बाहर निकले तो बिल्कुल करेली की तरह भुनकर काले हो जाएंगे। मेरे गांव में तो सभी लोगों के मिट्टी के ही घर थे। मिट्टी के घर में कितनी ठंडक रहती थी। काश हमारा घर भी मिट्टी का बना होता। तो हमारा घर तो ईंट का है, तभी इतना भपकता है। अरे तो हम इसे मिट्टी का बना सकते हैं ना। अब तोड़कर तो नया घर नहीं बना सकते, क्यों ना इस ईंट के बने घर के अंदर और बाहर से मिट्टी के अच्छे से लिपाई कर देते हैं और रोज उन्हें पानी से गीला करेंगे, जिससे घर में ठंडक बनी रहेगी। अरे तो फिर देरी किस बात की, चलो चलते हैं।
सभी बहुएं ढेर सारी मिट्टी का घोल बनाती हैं और घर के अंदर और बाहर अच्छे से घर की लिपाई कर देती हैं, जिसके बाद अब महिमा पूरी छत को गीली बोरियों से ढकने लगती है, जिसे देख शालू। ये तुम क्या कर रही हो? छत को गीली बोरी से क्यों ढक रही हो? जब मैं पहले बर्फ लेने जाती थी तो बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों को भी बोरी से ही ढका होता था। उसी को देखकर मुझे ये जुगाड़ सूझा। अब हम हर रोज बोरी को गीला करेंगे, जिससे छत पर रखी सारी बोरियां गीली होंगी और घर में ठंडक भी रहेगी। महिमा का ये जुगाड़ काम तो कर जाता है, लेकिन हर रोज शाम में बार बार बोरियां गीली करना उन सभी लोगों को काफी ज्यादा भारी पड़ता है। बाल्टी भर भर के इसके ऊपर पानी डालना पड़ता है। रोज रोज 1 घंटा तो इसी में ही गुजर जाता है। ये जुगाड़ था या काम बढ़ाने का नया तरीका? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। करुणा मंडी से सब्जी लेकर घर आ रही होती है कि तभी उसकी नजर एक पार्क में पड़ती है, जिसके बीचों बीच एक फव्वारे वाला नल लगा था, जिसका पानी उड़ उड़ कर काफी दूर जा रहा था। ये देख करुणा को एक जुगाड़ सूझता है और वो घर आकर अपने पति से पाइप मांगती है और उन सबको एक में एक जोड़ उस पाइप का कनेक्शन आंगन में लगे नल में लगा देती है। साथ ही छत पर इस पाइप के बीच एक फव्वारे वाला नल का लगा देती है, जिससे आंगन का नल चालू करते ही सारा पानी उड़कर अपने आप बोरियों पर जा गिरता है। क्या बात है करुणा, मानना पड़ेगा, क्या जुगाड़ किया है? हमारी मेहनत भी बच गई और गर्मी से छुटकारा भी मिल गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। प्रीति सुबह सुबह मंदिर से घर लौट रही होती है कि तभी वो कुछ लोगों को उनके घर के बाहर बैठकर बांस से हाथ, पंखा, टोकरी और सामान बनाता देखती है, जिसे देख। बचपन में मैं बांस से कितना कुछ बनाया करती थी। जब बड़ी हो गई तो अपने आप ही ये सब छोड़ दिया। कोई बात नहीं, अभी भी कौन सी देरी हुई है। प्रीति उन बांस की लकड़ियों से हाथ पंखा बनाती है, जिससे घर में सभी को रात में सोने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती और हाथ पंखे से भी लोग आराम से। इसी के साथ अब करुणा घर की जमीन की भी अच्छे से लिपाई कर देती है, जिससे अब जमीन भी काफी ठंडक भरी रहती है। छोटे मोटे जुगाड़ करके हम थोड़े बहुत तो गर्मी से बच गए, लेकिन अब इस लू का क्या करें? खिड़की दरवाजे से सीधा गर्म लू घर के अंदर आती है। दरवाजा खिड़की अब पूरा टाइम तो बंद करके नहीं रख सकते ना। इसका भी जुगाड़ मिल गया है मुझे। ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। इन कपड़ों को मैंने गीला कर दिया है अच्छे से। अब इन्हें हम अपने खिड़कियों दरवाजों पर टांग देते हैं, जिससे घर के अंदर लू नहीं आ सकेगी। करुणा ऐसे ही करती है, जिसके चलते अब घर के अंदर ज्यादा गर्म लू नहीं आ पाती और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज आप लोगों को आने में काफी समय लग गया। वो हमारे मालिक के घर में स्विमिंग पूल बन रहा है ना, तो इसलिए मालिक आज फैक्ट्री देरी से आए थे और आज तो दिहाड़ी का दिन भी था, इसलिए आने में देरी हो गई। हमारे मालिक का सही है, अब घर में स्विमिंग पूल बन गया है। रोज ठंडे पानी में मालिक गर्मी में मजे करेंगे। काश हमारे नसीब में भी ऐसा ही कुछ लिखा होता। अनिल की बात सुनकर सभी बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और एक साथ ही उनके दिमाग की बत्ती भी जलती है। और अब सभी बहुएं अगले दिन आंगन में बड़ा सा गड्ढा करती हैं और उसके अंदर तिरपाल बिछा देती हैं और साथ ही उसमें ढेर सारा पानी भी भर देती हैं और अब उस पानी के भरे गड्ढे में उतरकर पानी में काफी मस्ती करने लगती है। और इसी तरह के जुगाड़ से स्विमिंग पूल भी तैयार हो जाता है। पांचों बहू के किए हुए सभी जुगाड़ से पांचों बहू और उनका पूरा परिवार गर्मी से अच्छा खासा बच रहा था। तुम पांचों बहुओं ने कमाल कर दिया। खाने से लेकर पीने तक हर छोटी बड़ी चीज का इतनी अच्छी तरीके से जुगाड़ किया है ना। अब तो गर्मी से राहत ही राहत है। बिना पैसे खर्च करे गर्मी से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया हमें। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तो हमने और भी कई तरह के जुगाड़ सोचे हैं। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जुगाड़ भी बढ़ेंगे। अब सभी बहुएं अपने ससुराल वालों और अपने किए हुए जुगाड़ के साथ हंसी खुशी रहती हैं। ये लीजिए, मैंने चाय बना दी है। अरे क्या बात है, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ दिव्या, हम काम पर जा रहे हैं। हाँ तो नाश्ता तो कर जाइए। नहीं नहीं, अब वक्त नहीं है। चलिए बाबा चलते हैं, नहीं तो सुबह का सारा धंधा चौपट हो जाएगा। लखन अपने बाप मनोज के साथ बिना कुछ खाए पिए ही निकल गया। यह है दिव्या के ससुराल की कहानी। दिव्या एक बेहद ही अमीर लड़की थी, जिसने अपनी पसंद से एक गरीब परिवार में शादी की थी। लखन के परिवार में उसकी माँ, बाप, बुआ, एक बहन और वो खुद था। लखन और मनोज के घर से जाने के बाद दिव्या बोली, ऐसा भी क्या काम था इन दोनों को जो बिना कुछ खाए पिए ही चले गए? वैसे मेरे बाबा भी ऐसे ही करते थे। काम को लेकर आदमी बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। दिव्या ऐसे बोलकर अपने घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद उसकी नंद सास और बुआ सास भी घर से जाने लगी। अब आप सभी कहाँ जा रहे हैं? काम पर भाभी। काम? कैसा काम? आप सभी काम करते हैं? हाँ बहू, गरीबों में तो जितने लोग हों उन सभी को ही काम करना पड़ता है, तभी परिवार पूरा चल पाता है।
अब चलो भाभी और रेशमा, नहीं तो देर हो जाएगी। जया ऐसे बोलकर रेशमा और अंकिता को अपने साथ लेकर निकल गई। घर में अब बस दिव्या ही थी। अरे नहीं, बेचारे मेरे ससुराल वाले कितनी मेहनत करते हैं, पता नहीं सभी क्या काम करते होंगे। एक तरफ दिव्या अपने ससुराल वालों के बारे में पूछ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अरे दे दो रे दे दो, ऊपर वाले के नाम का दे दो। गरीब और परेशान को देने से भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे कितने परेशान लोग हैं ये लीजिए। अरे मेरी जिंदगी मेरे पति ने खराब कर डाली। एक तरफ दिव्या अपने ससुराल वालों के बारे में सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल के सभी लोग भीख मांग मांग कर अपनी झोलियों को भर रहे थे और दिव्या को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। किसी ने लंगड़ा बनकर तो किसी ने मोहताज और किसी ने सताया हुआ बनकर सारा दिन लोगों से खूब भीख इकट्ठा की और शाम को सभी एक एक कर घर लौटने लगे। अरे बाबा आ गए आप? ये बाबा की इतनी ज्यादा फटीचर सी हालत क्यों लग रही है? बाबा आप तो लखन जी के साथ गए थे, लेकिन आप अकेले आ रहे हो? अरे हाँ, वो बहू मनोज के काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं तो मैं जल्दी आ गया। अच्छा, ये बाबा ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे कि ये नाले में गिर कर आ रहे हैं? तभी दिव्या मनोज को देखकर कंफ्यूज हो ही रही थी कि पीछे से उसकी सास, नंद और बुआ सास भी आ गई। उन तीनों के कपड़े भी बहुत ही ज्यादा गंदे थे, जिन्हें देखकर दिव्या चौंक कर बोली, हे भगवान, माँ जी आप लोगों की क्या किसी से लड़ाई वड़ाई हुई है? आपके बाल ऐसे बिखरे बिखरे और ये कपड़े कितने गंदे, ऐसे कैसे हो गया? बहू तो भी ना कैसे अजीब अजीब से सवाल करती है। अरे काम में मेहनत तो लगती ही है और मेहनत से कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब ज्यादा हम पर ध्यान मत दे। दिव्या अपनी बुआ सास की बात सुनकर बस गर्दन हिलाने लगी और फिर उसने सब कुछ इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद लखन भी घर आ गया, जिसके बाद खाना खाकर सभी सो गए। ऐसे ही अगले दिन, बाबा मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे सुबह की चाय के लिए चीनी और पत्ती लेकर आनी है। अच्छा बहू। मनोज ने जैसे कि दिव्या को पैसे देने को जेब से पैसे निकाले तो उसकी जेब से बस चिल्लर ही चिल्लर निकले। ये क्या बस चिल्लर ही चिल्लर? बाबा तो इस उम्र में भी मेहनत के काम करते हैं, फिर इनके पास कोई भी बड़ा नोट क्यों नहीं है? दिव्या को ये चिल्लर ही चिल्लर देखकर अजीब लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो उन्हें ही लेकर चीनी पत्ती लेने को किराने की दुकान पर जाने लगी, जहाँ ये सभी लोग मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? समझ गई, इस गरीब से मोहल्ले में मैं ही एक अमीर बहू हूँ, इसीलिए शायद सब लोग मुझे देख रहे हैं। दिव्या बेचारी जानती भी नहीं थी कि उसकी नाक के नीचे उसके ससुराल वाले क्या करते थे। वो इसी गलतफहमी में चीनी और चाय पत्ती लेकर घर चली गई, जिसके बाद उसने सभी का नाश्ता करवाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन दिव्या सब्जी लेने बाजार आई हुई थी। हाँ भैया 2 किलो आलू दे दो और 1 किलो बैंगन। अरे ये आवाज तो मुझे ससुर जी की जैसी लग रही है। दे दो रे, अरे दे दो, ऊपर वाले के नाम का। गरीब को दोगे तो तुम्हारे खजाने में बरकत होगी। हे भगवान, ये तो बस आवाज नहीं, देखने में भी मुझे ससुर जी ही लग रहे हैं। पास जाकर देखती हूँ। दिव्या को मनोज और लखन पर शक हो गया और वो उनके करीब ही जाने लगी कि तभी लखन ने उसे देख लिया और उसने अपने बाप को इशारा किया। अरे नहीं, ये तो वही इशारा है जो हम मुसीबत के वक्त देते हैं। अरे अरे नहीं बहू, बहू यहाँ, इसे पता नहीं चलना चाहिए। मनोज ने जैसे ही दिव्या को देखा तो उसने अपना रुख बदल लिया और वो दोनों जल्दी से पब्लिक की भीड़ में ही गुम हो गए। अरे नहीं, वो तो चले गए। वैसे मैं शायद बेकार में ही शक कर रही थी। वो दोनों लखन और ससुर जी कैसे हो सकते हैं? वो तो बेचारे मोहताज थे। दिव्या ने ऐसे ही सोचते हुए बात को आई गई सा कर दिया और फिर वो वापस से घर आ गई। लेकिन अपने ससुराल वालों का यूं गंदी हालत में घर लौटना और खुले पैसे देना, ये सब दिव्या को सताई जा रहा था। जरूर कुछ तो बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है, वरना राजा बनकर घर से निकला हुआ इंसान भंगी बनकर तो लौट सकता है, लेकिन बिल्कुल भिखारी नहीं बन सकता। मैं कल को इन लोगों का पीछा करूंगी कि ये आखिर काम क्या करते हैं। दिव्या अपने परिवार का पीछा करने का मन बना चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही सभी नाश्ते से निपट कर काम पर जाने को निकले तो दिव्या भी उनके पीछे पीछे निकल गई। आज मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये क्या बाबा और लखन जी अलग राह निकल गए और माँ, बुआ, सास जी और रेशमा ये तीनों साथ हैं। मैं किसका पीछा करूं? दिव्या सभी को अलग अलग दिशा में जाता हुआ देख कंफ्यूज हो गई कि तभी उसे कुछ ध्यान आया। हे भगवान, मैं तो जल्दबाजी में घर का दरवाजा ही लॉक करना भूल गई। अब क्या करूं? चल दिव्या घर को जा, अगर कोई चोर लुटेरा आ गया तो क्या होगा? दिव्या को आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ गया क्योंकि उसने घर का दरवाजा बंद नहीं किया था।
मैं नहीं जान पाई कि ये लोग क्या काम करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा परिवार है, मुझे इस तरह से इन लोगों पर शक नहीं करना चाहिए। दिव्या अब सोच चुकी थी कि वो अपने ससुराल वालों का पीछा नहीं करेगी। ऐसे ही चलते चलते लगभग एक हफ्ता और गुजरा और आज के दिन दिव्या बाजार सब्जी लेने आई हुई थी कि बहना सुनो, परेशान हूँ, 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, सर में चोट भी है और कोई देखने वाला भी नहीं है, गरीब की मदद कर दो। दे रही हूँ जी, ये लीजिए। रेशमा, भाभी। आज दिव्या ने अपने परिवार का काम पकड़ लिया। रेशमा को भीख मांगता देख दिव्या के मानो पांव तले जमीन हिल गई थी। दिव्या ये सब देखकर बेहोश हो गई, जिसके बाद रेशमा उसे घर लेकर पहुंची और कुछ देर के बाद घर में। क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? क्यों छिपाया इतनी बड़ी असलियत मुझसे आप लोगों ने? मैं इतने अमीर बाप की बेटी, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये कभी भीख की रोटी तोड़ूंगी मैं। बताइए क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? मेरी बात सुनो रेशमा, मैं बताता हूँ, गुस्सा मत करो। अब बताने से होगा क्या? सच्चाई तो यही है कि मैं एक भिखारी परिवार की बहू हूँ। मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। मुझे अभी के अभी मेरे मायके छोड़कर आओ बस। दिव्या ने अपने मायके जाने की जिद पकड़ ली। काफी देर तक वो बोलती रही, लेकिन फिर बहू, बस बहुत कर लिया तूने मायके मायके का गुणगान। अब तू इसी परिवार की बहू है, फिर चाहे हम राजा हैं या भिखारी। लेकिन आप सभी तो हट्टे कट्टे इंसान हो जो इज्जत से भी अपनी रोटी कमा कर खा सकते हो। फिर आप लोग क्यों इस तरह से भीख मांगकर दूसरों के टुकड़े पर पलते हो? बोलो। मुझे तो ऐसे दूसरों के टुकड़े पर पलने की आदत नहीं। मेरे बाप ने मुझे कमा कर खिलाया है। मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी, या अगर रहूंगी तो वादा कीजिए आप काम करना शुरू कर देंगे। काम तो मैं भी करना चाहता हूँ दिव्या, लेकिन काम मिलता नहीं है। काम मिल जाएगा। अब हाँ तो कहो, मैं बाबा से बात कर लूंगी।